आज हम लोग इस वीडियो में तरंगों का अध्यारोपण सीखते हैं। तो तरंगों के अध्यारोपण में तीन घटनाएं होती हैं। एक को व्यतिकरण कहा जाता है, एक को विस्पंद और एक घटना को कहा जाता है अप्रगामी तरंग। तो हम लोग इसमें व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद हम लोग विस्पंद और फिर तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे तरंगों अप्रगामी तरंग। तो पहले हम लोग तरंगों का अध्यारोपण समझते हैं क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो वो बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए आगे संचरित हो जाती हैं यानी आगे बढ़ जाती हैं। इस घटना को कहते हैं तरंगों का अध्यारोपण। अब जब तरंगें एक साथ किसी माध्यम में अध्यारोपण करती हैं तो देखा जाता है कि तीन प्रकार की घटनाएं होती हैं। व्यतिकरण होता है, विस्पंद उत्पन्न होते हैं और अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो हम लोग पहले व्यतिकरण के बारे में यहाँ पर तो अध्यारोपण का और अब बढ़ते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो जब किसी माध्यम में तरंगें संचरित होती हैं एक साथ तो माध्यम के विभिन्न कणों को अलग अलग विस्थापित करती हैं। जब एक कोई तरंग जाती तो कुछ विस्थापन करती, किसी कण का दूसरी जब पहुंचती तो उसको दूसरा विस्थापन उत्पन्न करती है। इस तरह तीसरी तरंग पहुंची तो तीसरी तरंग में विस्थापन उत्पन्न, तो इस तरह से उसका विस्थापन जो है कोई बदलता रहता है। तो अब उसका जो परिणामी विस्थापन होगा, तो तरंगों के अध्यारोपण में किसी माध्यम के किसी कण का जो परिणामी विस्थापन होता है वह उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन y हो तो y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहाँ पर y1 y2 y3 डॉट डॉट अलग अलग तरंगों द्वारा कण के विस्थापन है, उत्पन्न विस्थापन है। तो ये है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हम लोग व्यतिकरण के बारे में पढ़ते हैं। पहले चैप्टर में हम लोग व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यतिकरण क्या है, तरंगों का व्यतिकरण तो समझिए जरा। जब लगभग समान आयाम की दो प्रगामी तरंगें का मतलब सरल आवर्त प्रगामी तरंगें वे होती हैं जो ऊर्जा और संवेग का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण करती हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं तो ये जो एनर्जी निकलती है ये माध्यम के कणों के सरल आवर्त गति यानी सरल आवर्त कंपन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को एक समान चाल से संचरित हो जाती है। तो ये होती हैं प्रोग्रेसिव वेव प्रगामी तरंगें। तो जब दो लगभग समान आयाम की प्रगामी तरंगें जिनकी आवृत्ति ठीक बराबर होती है एक साथ किसी माध्यम में संचरित होती, एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो माध्यम के कुछ स्थानों पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ स्थानों पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं या इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। अब ये देखा गया कि जिन स्थानों पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ पर जो अधिकतम तीव्रता है वो दोनों तरंगों के योग से भी अधिक होती है, तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक होती है। और जहाँ पर न्यूनतम होती है या कम होती है वहाँ दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कुछ कम होती है। तो इस तरह की घटना होती है। तो अब जो व्यतिकरण है वो दो प्रकार का होता है। जिन स्थानों पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उन स्थानों पर व्यतिकरण को कहा जाता है संपोषी व्यतिकरण। उन स्थानों पर व्यतिकरण को कहते हैं संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जिन स्थानों पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है या परिणामी तीव्रता कह लीजिए, जिन स्थानों पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उन स्थानों पर व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जिन स्थानों पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है उस स्थान पर व्यतिकरण को कहा जाता है विनाशी व्यतिकरण। तो ये दो तरह का व्यतिकरण होता है। अब हम लोग
तरंग की परिणामी तीव्रता के लिए गणितीय व्याख्या करेंगे। परिणामी तीव्रता कब अधिकतम होती है और कब न्यूनतम होती है, तो हम लोग परिणामी तीव्रता के लिए परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता की हम लोग व्याख्या करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास दो तरंगें हैं, दो तरंगें जो x डायरेक्शन में संचरित होती हैं और जिनकी आवृत्ति समान है। तो इस तरह से मान लेते हैं एक तरंग का आयाम ये a है और जो दूसरी तरंग है वो भी x दिशा में संचरित होती है और उसका आयाम b, ये आयाम कहलाता है ये वाला। तो ये आयाम उसका b। तो इन तरंगों के संचरित होने पर यदि ये मान लें कि इन तरंगों का जो कोणीय आवृत्ति ओमेगा है, इन तरंगों की कोणीय आवृत्ति ओमेगा, जिसको हम 2πn लिखते हैं, जहाँ n दोनों तरंगों की आवृत्ति है और इनकी जो तरंग संख्या है मान लेते हैं a है और 2π/λ लिखते हैं इसको, रेडियन पर मीटर और रेडियन पर सेकंड मात्रक होता है। तो ये तरंगें संचरित हो रही हैं एक साथ किसी माध्यम में और दोनों तरंगों के बीच कलांतर फाई है। तो दोनों तरंगें पहले समान कला में संचरित नहीं हो रही बल्कि उनके बीच का कलांतर फाई। तो अब पहली तरंग जो जिसका आयाम a है उसके द्वारा यदि हम किसी क्षण स्मॉल t पर मूल बिंदु से x दूरी पर किसी कण के विस्थापन की चर्चा करें तो पहले तरंग द्वारा कण का जो विस्थापन होगा वो y1 बराबर लिखा जाएगा a sin ओमेगा t माइनस kx। ये x मूल बिंदु से x दूरी पर किसी क्षण t पर किसी कण का विस्थापन है पहली तरंग द्वारा उत्पन्न। अब इसी तरह से अगर दूसरी तरंग द्वारा उसी मूल बिंदु से x दूरी पर ये स्थित कण का समय t पर विस्थापन y2 हो तो y2 बराबर हो जाएगा b sin ओमेगा t माइनस kx और प्लस फाई। तो इन दोनों के बीच में कलांतर फाई हो गया, क्योंकि कला साइन के पूर्णांक को कला कहते हैं, इसकी कला ये है, इसकी कला ये है और दोनों के कलाओं का अंतर कलांतर कहलाता है। तो इसकी कला में अगर इसकी कला को घटा दिया जाए तो फाई कलांतर आएगा प्लस फाई, यानी ये फाई कला अग्रगामी चल रही है। तो ये दोनों तरंगों द्वारा मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित किसी कण का समय t पर विस्थापन हो गए। अब अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से उस कण का जो परिणामी विस्थापन होगा वह दोनों तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के योग के बराबर होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो y बराबर लिख देते हैं y1 प्लस y2 और इसका मान रख देते हैं y1 y2 को, तो y बराबर आ जाएगा a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस b sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। तो ये अध्यारोपण के सिद्धांत से हम लोग परिणामी विस्थापन इस तरह ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग करते ये हैं कि ये जो b sin ओमेगा t प्लस फाई माइनस kx प्लस फाई लिखा है, इसको sin a प्लस b के फार्मूले से ब्रेक कर देते हैं। तो यह आ जाएगा y बराबर a sin, इसको ऐसे रहने देते हैं माइनस kx प्लस इसको ब्रेक कर देते हैं तो यह आ जाएगा b sin ओमेगा t माइनस kx cos फाई प्लस b, ये b अंदर कर लेते हैं और cos ओमेगा t माइनस kx sin फाई, ये इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोगों के पास sin ओमेगा t यहाँ पर है और sin ओमेगा t माइनस kx यहाँ पर है, तो इनमें से sin ओमेगा t माइनस kx को कॉमन कर लेते हैं। तो ये याद रखते हैं यहाँ पर। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ जब कॉमन कर लेंगे तो y बराबर आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉमन हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस kx कॉमन हो जाएगा और यहाँ से बचेगा a और यहाँ से बचेगा b cos फाई। तो यह आ जाएगा a प्लस b cos फाई और वो टुकड़ा अलग हो जाएगा तो उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं प्लस
प्लस cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू बी साइन फाई, वहाँ लिख लेते हैं, अलग कर लेते हैं बी साइन फाई। इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये जो a प्लस बी कॉस फाई है, a प्लस बी कॉस फाई बराबर कैपिटल A कॉस थीटा ले लीजिए, कैपिटल A कॉस थीटा ले लेते हैं, मान लेते हैं, मान लीजिए। और ये जो b साइन फाई है इसको ले लेते हैं a साइन थीटा, ये मानकर और यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा a कॉस थीटा, तो a को पहले लिख लीजिए, a y बराबर आ जाता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और कॉस थीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका a साइन थीटा, तो ये बाहर ले लीजिए, ये आ जाएगा और आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन थीटा। अब ये साइन a प्लस बी का फार्मूला अगर लिखा जाए तो y बराबर हो जाएगा, a बाहर कर लेंगे और ये आ जाएगा दोनों मिलके साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। तो ये जो समीकरण है ये इन तरंगों द्वारा उत्पन्न किसी कण के विस्थापन के सदृश है, इसलिए इसको परिणामी तरंग का समीकरण कहा जाता है। अर्थात यह जो समीकरण है वह किसी कण के परिणामी विस्थापन को जो मूल बिंदु से x दूरी पर किसी क्षण t पर व्यक्त करता है, परिणामी विस्थापन को व्यक्त करता है, तो ये है। तो ये भी उसी तरह, अब यहाँ पर ये जो कैपिटल A लिखा गया है वह उस कण का परिणामी आयाम है, यानी यूँ कह लीजिए कि परिणामी तरंग का आयाम है। तो परिणामी तरंग का आयाम या कण का अधिकतम विस्थापन कह सकते हैं। तो अब इसको हम लोग ज्ञात करने के लिए इन दोनों समीकरणों में ये फर्स्ट रोमन नंबर में सेकेंड, इनको दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं तो ये परिणामी आयाम निकल आएगा। तो इनको दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो इधर वाला हम पहले लिखते हैं a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये जुड़ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई प्लस इस वाले का जब करेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इसके सामने हो गया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर जब कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आएगा जो कि 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ए स्क्वायर बराबर आ गया। अब यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर ये लिख लेंगे और बी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे दोनों में तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव फिर से 1 हो जाएगा। तो ये बी स्क्वायर आ गया प्लस ये 2ab कॉस फाइव हो गया। तो ये है परिणामी आयाम, परिणामी तरंग का आयाम। तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जब तरंगें अध्यारोपण करती हैं तो जो परिणामी तरंग का आयाम है वह दोनों तरंगों के आयामों और दोनों तरंगों के बीच कालांतर पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम लोग यहीं से तीव्रताएं देखते हैं, तरंग की परिणामी तीव्रता कैसे आती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो किसी तरंग की तीव्रता होती है वह उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यदि हम पहली तरंग की तीव्रता I1 ले लें तो I1 प्रोपोर्शनल a स्क्वायर या I1 बराबर हो जाएगा k स्क्वायर। इसी तरह से दूसरी तरंग की तीव्रता हो जाएगी उसके आयाम के वर्ग की, मान लेते हैं kb स्क्वायर हो गई। तो इस तरह से और जो परिणामी तीव्रता है I वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी परिणामी आयाम, परिणामी तरंग के आयाम के स्क्वायर के स्क्वायर। तो I बराबर आ जाएगा k स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग अगर इसके द्वारा देखें इस वाले द्वारा तो इससे आ जाएगा आपका a बराबर अंडर रूट स्क्वायर रूट आ जाएगा I1 बटे k। और यहाँ से अगर देखें
लिखें तो b बराबर आ जाएगा √I2/k, और यहाँ से या स्क्वायर ही अंदर रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से a बराबर आ जाएगा √I/k। ये इस तरह से आ जाएगा। तो यदि हम बेहतर होगा कि ये जो a b के मान है, a स्क्वायर b स्क्वायर के मान ये ऊपर लिख दिया जाए तो आ जाएगा परिणामी तीव्रता। तो आ जाएगा ऊपर से k I/k, यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा I/k बराबर हो जाएगा I1/k प्लस I2/k प्लस, और यहाँ से आ जाएगा √I1/k 2 हो जाएगा, 2 भी रहेगा इंटू, तो इसी में अंडर रूट में यही लिख दीजिए I2/k यहाँ आ जाएगा और cos phi आ जाएगा। तो अब यहाँ पर के मिलकर के स्क्वायर बनाएंगे, 1 के बाहर आ जाएगा, के सब कॉमन होके के से कट जाएंगे और बचेगा केवल आपके पास I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 और cos phi बाहर रहेगा। तो ये परिणामी तीव्रता का फार्मूला है। जब तरंगें अध्यारोपण करती हैं दो तरंगें, तो किसी स्थान पर जो परिणामी तीव्रता होती है वो I बराबर होती है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos phi, ये परिणामी तीव्रता का फार्मूला आ गया। अब हम लोग संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की व्याख्या करेंगे। संपोषी व्यतिकरण कब होता है और विनाशी व्यतिकरण कब होता है, तो उसको समझते हैं। तो अब पहले हम लोग संपोषी व्यतिकरण के बारे में समझते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए तरंग की तीव्रता या परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। तो ये अधिकतम तब होगा जब cos phi का मान 1 होगा। तो जब phi बराबर होता है 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, ... 2m pi, जहाँ m 0 से n तक मान है, तो cos phi का मान आ जाता है 1। इस प्रकार जो परिणामी तीव्रता, जो मैक्सिमम तीव्रता होती है वो आ जाती है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1। तो जब दोनों तरंगों के बीच का अंतर 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi होता है तो वे समान कला में मिलती हैं और उन स्थानों पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है और संपोषी व्यतिकरण होता है। अब ये कलांतर 0, 2 pi, 4 pi होने का मतलब है कि जब दोनों तरंगों के स्रंग एक साथ मिलते हैं और गर्त एक साथ मिलते हैं तब कहा जाता है दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं। मीन्स अगर हम ग्राफिकल दिखाएं तो इस तरह से दिखाएंगे, एक तरंग ऐसे चलेगी और दूसरी तरंग ... करके संग के साथ चलेगा, इस तरह से दोनों तरंगें ऐसे। तो एक का आयाम A है, एक का आयाम B है, तो जो परिणामी तरंग का आयाम होगा वो दोनों आयामों के योग के बराबर होगा। ये परिणामी तरंग बन जाती है, ये परिणामी तरंग बनती है, ये परिणामी तरंग है, परिणामी। और ये जो आता है आयाम पूरा, ये कैपिटल A कहलाता है। तो ये कैपिटल A। तो जब तरंगें समान कला में होती हैं तो उस समय अगर हम लोग परिणामी आयाम A निकालें तो फार्मूले से √A² प्लस B² प्लस 2AB रहेगा, cos phi 1 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी आ जाएगा A प्लस B। तो इस समय मैक्सिमम तो जो मैक्सिमम आयाम होता है, तो जब तरंगें समान कला में मिलती हैं तो मैक्सिमम आयाम होता है। और इसको हम लोग Imax को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर खोलेंगे आ जाएगा, यानी जो परिणामी तीव्रता है संपोषी व्यतिकरण के दौरान वो दोनों तरंगों के योग से 2√I1I2 अधिक होती है। अब आते हैं हम लोग विनाशी व्यतिकरण के लिए। अब अगर हम यहाँ पर आयाम के टर्म में लिखें तो A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये भी याद रखना कि Imax बराबर होता है A प्लस B का होल स्क्वायर।
आयामों के योग के वर्ग के बराबर होगा। तो ये है, इसका मतलब है श्रृंग के साथ दोनों तरंगों का और गर्त के साथ मिलता है तो कहा जाता है कि उनके बीच कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई आ रही है। अब हम लोग करते हैं ये संपोषी व्यतिकरण की जगह विनाशी व्यतिकरण को समझते हैं। तो विनाशी व्यतिकरण तब होता है जब दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो फाई का मान होता है दोनों तरंगों के बीच कलांतर होता है वो पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी पाई का विषम गुणज होता है, यानी हम 2m-1 और पाई कह सकते हैं, जहाँ पर m को हम 0 ले सकते हैं। m बराबर 0 से स्टार्ट होगा और चलेगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई, फिर 2 लोगे तो 0, 1 लोगे तो 1 के बाद 2 लोगे तो 2 4 -1 3 पाई अलग। अब इन वैल्यूज को जब हम cos फाई में लिखेंगे तो cos फाई का मान -1 आएगा, तो इसलिए जो परिणामी तीव्रता होगी वो मिनिमम आ जाएगी। तो I मिनिमम का मान होता है I1 + I2 माइनस हो जाएगा 2I1 2√I1। तो ये परिणामी तीव्रता जो आती है विनाशी व्यतिकरण के दौरान, तो दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम होती है, -2I1/2I2 कम होती है। और जब तरंगों के बीच ये कलांतर होता है तो इसका अर्थ ये होता है कि एक तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के गर्त के साथ मिलता है। तो एक तरंग का श्रृंग ऐसे चलेगा और दूसरी तरंग यहीं पर यूं चलेगी, तो ये विपरीत कला कहलाती है। तो इस समय जो परिणामी आयाम होता है वो अगर आयामों में बहुत थोड़ा सा अंतर है तो परिणामी तरंग इस तरह से बनती है। ये परिणामी तरंग है, परिणामी तरंग। तो इसमें मान लीजिए ये इसका आयाम a है, इसका b है, तो ये जो आयाम आएगा ये आयाम a बराबर हो जाएगा, ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम बराबर हो जाएगा a - b के। और इस तरह से, और आई अगर हम मिनिमम a टर्म के इस टर्म के पद में पढ़ें तो a मिनिमम बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग विनाशी व्यतिकरण के दौरान परिणामी तीव्रता और परिणामी आयाम के बारे में समझ गए। और इसका विनाशी व्यतिकरण के दौरान तरंगें किस प्रकार से एक दूसरे के साथ मिलती हैं और संपोषी व्यतिकरण के दौरान तरंगें दोनों एक साथ किस प्रकार से मिलती हैं एक दूसरे के लिए, तो ये भी समझ गए। तो ये है व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या।